हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के रिगार्डिंग। मेरे भाई, आज की ये सिंगल वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, ये सिंगल वीडियो आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर जो है पास करा सकती है। ये सिंगल वीडियो आपको जो है 27 मार्क्स जो है आपको दिला सकती है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये सिंगल वीडियो मेरी जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो है कुछ क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ ईजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस की जो है गारंटीड है, इस टाइप के क्वेश्चंस की जो है गारंटीड है, ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में जो है छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कई सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस सिंगल वीडियो से आपका जो है कल्याण हो सकता है। आपने पिछला मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है। अगर आप ये सिंगल वीडियो जो है चैन से देख लेते हैं बिना स्किप किए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिना स्किप किए देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास जब फुर्सत हो, समय हो, टाइम हो, अगर आप बिजी हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बकवास बहुत हो गई है, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि मूल रूप से उपभोक्ता की जो बजट रेखा है, जो बजट लाइन है, वो ये है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है, बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है m1 इज इक्वल टू पहली वस्तु का प्राइस, पहली वस्तु की क्वांटिटी, दूसरी वस्तु का प्राइस, दूसरी वस्तु की क्वांटिटी। ये जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बजट लाइन की जो है इक्वेशन होती है, जहाँ पर P1 पहली वस्तु की कीमत होती है, P2 दूसरी वस्तु की कीमत होती है और M जो है उपभोक्ता की आय होती है। बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ये बताती है कि उपभोक्ता की आय और दो वस्तुओं की कीमत दिए होने पर हम किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहता है x1 जो है वो वस्तु 1 की मात्रा है और x2 जो है वस्तु 2 की मात्रा है, ठीक है। तो कहता है अगर ये सब चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन हुआ था, ठीक है, कि किस इस इक्वेशन के अंदर क्या है, ठीक है। ये पूरा तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही है, क्वेश्चन तो अब यहाँ से शुरू है अगला। तो कहता है अगर वस्तु एक जो है ना, वस्तु एक की कीमत तो हो जाए दुगनी, ठीक है, और वस्तु दो की कीमत जो है वो हो जाए 8 गुना, और उपभोक्ता की जो आय है वो हो जाए 4 गुना। अगर ये सब चीज़ें हो जाए, तीनों ही चीज़ों में अगर चेंज आ जाए, तो कहता है अब जो है मूल कीमत और आय के संदर्भ में नई बजट रेखा के लिए एक समीकरण लिखिए। नई बजट रेखा जो है वो क्या होगी। मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, इनकम डबल हो जाए, प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, चौपल हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस बजट लाइन के ऊपर फिक्स है, आते ही आते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको अटेंड करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल बजट लाइन आपको दे ही रखी है, ठीक है। P1 X1 P2 X2 M, ठीक है, ये सारा आपको डिफाइन किया गया है कि किसके अंदर क्या है। P1 पहली वस्तु के प्राइस, P2 दूसरी वस्तु के प्राइस, X1 पहले वस्तु की क्वांटिटी, X2 दूसरे वस्तु की क्वांटिटी और M जो है वो इनकम होती है, ठीक है। तीन चीज़ें उसने बोली है। उसने क्या क्या बोला है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला बेटा कि गुड वन के प्राइस हो जाए डबल, मतलब कि जो चीज़ पहले P1 थी अब हो गई 2P1, डबल बोला ना उनने, सिंपल सी बात है, जो जो उसने बोला है बस वो करते रहो। उसने बोला गुड्स 2 के प्राइस जो है वो 8 गुना हो जाए, तो जो चीज़ P2 थी अब वो 8 टाइम हो गई, 8P2, सिंपल सी बात है। और पहले जो M था इनकम, अब उसने बोला भाई अब ये 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स हो गई, तो ये हो गया 4M। बस अब आपको क्या करना है, इसको 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 उठा के उसमें लग दीजिए भाई, M इज इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2, ये लिखा हुआ था, बस अब यहाँ पे लग दीजिए, तो क्या बन जाएगा 4M इज इक्वल टू P1 का क्या है अब 2P1 है, अब जो P1 था
वो 2p1 हो गया, तो 2p1x1 प्लस 8p2 ये लो, ये हो गया काम। मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो मैं मेरे ख्याल से ही कोई होगा कि आपको बस बजट लेखा के अंदर जो उसने डेटा दे रखा था उसकी जो बात थी उसको समझना था और उसको जो है इक्वेशन के अंदर पुट कर देना था। तो नई बजट लाइन आपको मिल जाएगी 2p1 8p2 x2 4m। ये मैंने जो है ऊपर आपको ऊपर समझा ही दिया है। मतलब इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई होगा और आपको इसके 4 से 7 नंबर तक आपको जो है मिल सकते हैं। हलवा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन के प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, पहले ये था अब ये था, पहली वस्तु के प्राइस दुगने हो गए, तीसरे हो गए, ये इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स है। ये फॉर्मेट रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आना ही आना है। देखिए अगला देखिए क्या कहता है। कहता है यदि वस्तु x जो है ना इसकी कीमत तो हो जाए दुगनी, ठीक है, और वस्तु y जो है वो हो जाए उसकी उसकी कीमत हो जाए आधी, तो बजट रेखा जो है वो तीर होगी या समतल हो जाएगी। इसको कहते हैं फ्लैटर होगी या स्टीपर होगी। किस चीज को फ्लैटर कहते हैं, किस चीज को स्टीपर कहते हैं, वो मैं अभी आपको जो है मैंने बजट लाइन जब पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये इस तरफ अंदर की तरफ को आना फ्लैटर कहलाता है, स्टीपर कहलाता है, क्या कहलाता है, बाहर की तरफ को जाना क्या कहलाता है और अंदर की तरफ को आना क्या कहलाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें पूछ रहा है फ्लैटर होगी या स्टीपर होगी। तो देखिए जो जो उसने बोला है बस वो किसके बारे में बात हो रही है, बजट लाइन के बारे में बात हो रही है ये यहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखिए, तो जब वो आपसे बोले फ्लैटर होगी या स्टीपर होगी, इसका मतलब है बेटा वो आपसे जो है वो आपसे जो है स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आपको बजट लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप मैंने आपको ये पढ़ाया है, पहली वस्तु का प्राइस, दूसरी वस्तु का प्राइस और माइनस, यही तो पढ़ाया है कि पहली वस्तु का प्राइस कितना है, दूसरी वस्तु का प्राइस कितना है और माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो अब सवाल में क्या किया गया है, बोला गया पहली वस्तु के प्राइस तो हो जाए डबल, तो मतलब कि हो जाए 2px, यही तो बोला गया, और दूसरी वस्तु के प्राइस जो है वो हो जाए आधे, मतलब पहले जो पी वाई थे वो अब आधे हो जाए, मतलब कि पी वाई 2 डिवाइडेड बाय 2 लग जाएगा। नए प्राइस अब ये हो गए, नए प्राइस जो हैं अब ये हो गए, ठीक है। इसको अब फॉर्मूले में प्लॉट कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है ना ये वाला बजट लाइन का, पहले ये था अब ये है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा 2px अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पी वाई अपॉन में 2, ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है 2px अपॉन में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है, एंड ये लिखा हुआ है पी वाई अपॉन में 2, ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2px अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2py 2 अपॉन में पी वाई, ये हो जाएगा ये, ठीक है जी। मतलब और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 px अपॉन में पी वाई, ये हो जाएगा ये सॉल्व। इसको मैंने नीचे सॉल्व करा है, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, कैसे सॉल्व हुआ ये वो मैंने आपको बता दिया। ये हो जाएगा 4px अपॉन में पी वाई, ठीक है। नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा 2px1, इसको अपॉन में 1 लिख दीजिए, ठीक है। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इसको भी अपॉन में लिख लिया। तो अब ये हो गया पहला P1 के प्राइस, ठीक है, P2 के प्राइस क्या है, P2 के प्राइस क्या है, ये P2 के प्राइस है। बस अब ये चीज़ डिवाइड में ये ऊपर आके ऊपर जब आएगी तो 2px तो ये हो गया अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2py और 2 2 जा 4, तो 4 माइनस का साइन लगता ही है और px अपॉन में py। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो गया। तो ये हो गया 4px अपॉन में py। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले वाला स्लोप था अब स्लोप जो है 4 गुना ज़्यादा हो गया इस सिचुएशन से जो दी गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट लाइन फ्लैटर होगी या स्टीपर होगी, स्लोप 4 गुना बढ़ गया। अगर स्लोप बढ़ जाता है तो मतलब बजट लाइन क्या होती है, स्टीपर होती है, और अगर स्लोप कम होता है तो बजट लाइन क्या होती है, फ्लैटर होती है। हमारे क्वेश्चन में स्लोप पहले से 4 गुना बढ़ गया है, ये फंडा याद रखना है आपको, ठीक है, कि अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ती है तो स्टीपर होता है, अगर घटती है तो फ्लैटर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे आपके।
ठीक है जी। कितना आसान क्वेश्चन था ये, मतलब इससे आसान क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन जो है शायद ही जो है कोई होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे फाइनल आंसर बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, बजट लाइन जो है वो हो जाएगी मेरे भाई स्टीपर। ठीक है जी, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बजट लाइन में जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बजट लाइन में जो है आएंगे ही आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहता है कि मेरे भाई अगर यदि सभी कीमतें क्या हो जाएँ, दुगनी हो जाए। बहुत हलवा क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं। सिर्फ आपका बेस अगर क्लियर होगा ना, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कह रहा है कीमतें भी दुगनी हो जाएँ, उपभोक्ता की आय भी दुगनी हो जाए। तो अब बताओ कि उपभोक्ता की स्थिति जो है वो बेहतर होगी या खराब होगी, क्या होगा? मतलब पहले जो सिचुएशन थी ना, अब सिचुएशन कीमतें और इनकम दोनों डबल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को मेरे भाई करने का तरीका, लॉजिक क्या होता है, एक न्यूमेरिकल अज्यूम कर लो अपनी तरफ से, बस अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। जैसे कि मैंने मान लिया कि पहले कीमत थी 100 और आपकी इनकम थी 1000। अब कीमत बढ़ के हो गई 200, ठीक है, तो आपकी आय भी 1000 की हो गई 2000। ठीक है, सारी चीजें मैंने क्या कर दी, सारी चीजें जो हैं मैंने दुगनी कर दी। ठीक है, तो पहले बेटा मैं 1000 रुपये में अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी और मेरी इनकम 1000 थी, तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा, 10, 1000/10। और अब कीमत 200 हो गई और मेरी इनकम भी 2000 हो गई, तो 2000/200 अब भी मैं कितनी खरीद पा रहा हूँ, अब भी मैं 10 खरीद पा रहा हूँ। तो जब कीमतें और इनकम दोनों ही सेम प्रपोर्शन में क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मैं पहले जितना खरीद रहा था बेटा अब भी उतना ही खरीद रहा हूँ। कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सिंपल सा होता है, एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से ज्यूम कर लो। तो आप लिखेंगे मतलब मैं पहले जितना खरीद रहा था अब भी उतना ही खरीद रहा हूँ। तो उपभोक्ता की स्थिति ना तो बेहतर हुई ना खराब हुई, क्योंकि बेटा दोनों ही चीज़ों में, कीमतों में भी और आय में भी समान अनुपात बढ़े हैं, इसलिए उपभोक्ता की परचेजिंग पावर में कोई भी बदलाव नहीं आया। बजट लाइन सिर्फ सिर्फ बाहर या अंदर नहीं जाएगी, बल्कि बस पैरेलल शिफ्ट जो है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा लिखना था। तो इन क्वेश्चनों को समझने का जो है ना, इन क्वेश्चनों को समझने का जो है, उपभोक्ता की स्थिति पहले जैसी ही रहेगी, ना बेहतर हुई ना खराब हुई। इन क्वेश्चनों को समझने का जो है मेरे भाई एक वो होता है कि अगर आपका बेस क्लियर है ना, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको बजट लाइन के, देखिए कैसे कैसे प्राइस डबल ट्रिपल चौपल और क्या कहते हैं स्थिति पहले से खराब हो गई बेटर हो गई। तो बजट लाइन पे, एक बजट लाइन पे देखो कितने अच्छे फाइन फाइन क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक, अगर आपको बस एक इक्वेशन के बेस के ऊपर है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब बजट लाइन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बजट लाइन का मुद्दा जो है अब खत्म हो गया। अब जरा थोड़ी आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़े यूनिक क्वेश्चंस जो कि टेढ़े क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में कहता है कि यदि उपभोक्ता की जो शुद्ध मांग है ना वो ये है, और उसकी बंदोबस्ती, बंदोबस्ती का मतलब होता है अभी नीचे मैं आपको पढ़ाता हूँ, इंडाउनमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये है, तो उसकी सकल मांग जो है वो क्या होगी। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसने बोला कि आपकी जो नेट डिमांड है ना, नेट डिमांड वो है 5 - 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो पहले वाली वस्तु है 5 यूनिट, आपको पहली वस्तु की जो मांग है वो 5 ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो प्लस में लिखी हुई है, और -3 का मतलब है जो वस्तु 2 है, इसका मतलब है कि 3 यूनिट आप जो है कम चाहिए या आप दे रहे हो, मतलब पहली वस्तु के लिए आप दूसरी वस्तु की 3 क्वांटिटी दे रहे हो, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इंडाउनमेंट आपका 4 है। इंडाउनमेंट का मतलब है शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल लेवल पे आपके पास कितने गुड्स थे, इनिशियल लेवल पे आपके पास दोनों के 4 गुड्स थे। ठीक है, आपकी नेट डिमांड जो थी वो 5 - 3 थी, तो कह रहा है आपकी ग्रॉस डिमांड जो है क्या होगी। तो ये आप तभी कर सकते हो अगर आपको ग्रॉस डिमांड का फॉर्मूला पता है। तो ग्रॉस डिमांड का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा होता है, ग्रॉस डिमांड इज इक्वल टू नेट डिमांड प्लस इंडाउनमेंट जो आपका था। तो नेट डिमांड कितनी है,
5 माइनस 3 और प्लस इंडाउनमेंट कितना है 4 और 4 ये है। तो कुछ नहीं करते बेटा, पहली वस्तु के साथ पहली वस्तु जोड़ दो 9 आ जाएगा और दूसरी के साथ दूसरी जोड़ दो, ये माइनस का 3 है और ये 4 है। तो बेटा 4 और माइनस 3 कितने होते हैं 1 होते हैं। तो आपके इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में आपके पास आपकी ग्रॉस डिमांड कितनी हो गई, आपकी ग्रॉस डिमांड हो गई 91, ठीक है 91 जो है आपकी ग्रॉस डिमांड हो गई। तो इतने ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये हलवा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और देखो कोई कुछ था बताओ 5 और 4 जोड़ने और 9 4 5 4 9 और 4 में से 3 घटाने थे, इस चीज़ के आपको 4 से 7 नंबर मिलने हैं। सोचो करना कुछ नहीं है, ठीक है करना कुछ नहीं है इनमें, ये लेंथ नहीं है इन क्वेश्चनों की, लेकिन इन क्वेश्चनों का भेजा है, दिमाग है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। देखिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है इस पे ज़रा ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है एक होता है मांग फलन और एक होता है व्युत्क्रम मांग फलन, डिमांड फंक्शन और इनवर्स डिमांड फंक्शन, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे। मांग फलन और व्युत्क्रम मांग फलन, इन दोनों का क्या मतलब होता है। देखो डिमांड फंक्शन हमने क्लास 11-12 में भी पढ़ा है कि डिमांड फंक्शन जो होता है ना वो क्या बताता है, इसमें मांगी गई मात्रा और कीमत, मांगी गई मात्रा जो है ना क्यू जो है वो कीमत पर निर्भर करती है, मतलब कीमत बदलने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा ये बताता है। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी फंक्शन जब कुछ इस तरीके का लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा ये डिमांड फंक्शन होता है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, इसका मतलब है Q क्या है डिमांड है। लेफ्ट वाली जो चीज़ होती है ना, जब भी कोई चीज़ इस तरीके से लिखी रहती है इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाली जो चीज़ है ना वो पूरी की पूरी डिपेंड है राइट वाली चीज़ पे, ठीक है वो फंक्शन है राइट वाली चीज़ का, मतलब Q जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और P जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है P राइट में लिखा हुआ है और Q लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब P जब चेंज होगा ना P के बढ़ने से और P के घटने से क्या होता है Q इफेक्ट होगा, Q बढ़ेगा और घटेगा, ये इसका मतलब होता है कोई भी फंक्शन जब इस तरीके से लिखा रहता है। जैसे कि मान लो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिया जिसमें लिखा है 100 माइनस 2p, एक एग्जाम्पल के लिए ये एक डिमांड फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर p 10 है, अगर p 10 है तो 10 में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 10 दूनी 20 हो गया बेटा, तो 80 में से 20 गए, 100 में से 20 गए, 80 आ गया, मतलब कि अगर प्राइस 10 होंगे तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा 80। मेरी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, कीमत के ऊपर, अगर कीमत 10 है तो मैं 80 डिमांड कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड डिमांड फंक्शन वेयर Q इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड P इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दूसरा क्या है इनवर्स डिमांड फंक्शन, तो इसके तो नाम में ही क्या है इनवर्स है, मतलब कि कुछ उल्टा करना है, यही तो होगा ना, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, तो कर दीजिए उल्टा, वही करना है। इनवर्स में क्या होता है बेटा, इनवर्स के अंदर P इधर लिखा रहता है और Q इधर लिखा रहता है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है बेटा P जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और Q जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसका मतलब होगा, मतलब कि Q के बढ़ने से और Q के घटने से P डिसाइड होगा, Q के बढ़ने से और Q के घटने से P डिसाइड होगा, ये इसका मतलब होता है। उल्टा है यहाँ, P डिपेंडेंट है और Q इंडिपेंडेंट है। जैसे कि ऊपर वाला जो फंक्शन था बेटा, जो अभी मैंने ऊपर वाला फंक्शन लिया था, यहाँ से अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा कि पहले तो इसको इधर लेके आऊँगा, Q प्लस 2P इज इक्वल टू 100, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है 2P इज इक्वल टू 100, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर के कोई भी चीज़ इधर आती है प्लस वाली चीज़ माइनस में, माइनस वाली प्लस में होती है। देन P इज इक्वल टू गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, तो 2 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो P का फंक्शन जो है, P का फंक्शन जो है वो ये आ गया। इसको ये जो बनाए बेटा इसको बोलेंगे इनवर्स डिमांड फंक्शन, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है जहाँ पे P डिपेंडेंट है Q इंडिपेंडेंट है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये होता है डिमांड फंक्शन में Q लेफ्ट साइड होता है P राइट साइड, लेकिन इनवर्स में इस तरीके से, यहाँ पे डिपेंडेंट ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ इंडिपेंडेंट ये होता है, यहाँ पे ये होता है। ये बताता है कीमत बदलने पे मात्रा कितनी खरीदी जाएगी, ये बताता है
कि एक निश्चित मात्रा के लिए ग्राहक कितने पैसे देगा। ये कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के काम आता है और ये मार्केट प्राइसिंग को समझने में काम आता है। तो ये आपको बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। एक लाइन में डिमांड फंक्शन ये बताता है कीमत के हिसाब से मात्रा कितनी बदलेगी, और इन्वर्स डिमांड फंक्शन ये बताता है मात्रा के हिसाब से कीमत का क्या होगा। ये दोनों में इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये तो फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी समझा दिया। एग्जाम में इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए एग्जाम में इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में कहता है कि बताइए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है या असत्य है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या ये कहता है कि अगर मांग फलन ये है ना, अगर मांग फलन ये है x1 इज इक्वल टू माइनस का p1, तो कह रहा है तो व्युत्क्रम मांग फलन जो है ना वो ये होगा। ये बता दीजिए, ये प्रूफ करके बता दीजिए। जहाँ पे x1 जो है वो क्या है, वस्तु वन की मात्रा है, और p1 जो है वो वस्तु वन की कीमत है। अगर सही है ये चीज तो कारण बता दीजिए, और अगर गलत है तो भी कारण बता दीजिए। तो बस अगर आपको ऊपर की चीज क्लियर हो चुकी है तो ये कुछ नहीं करना बेटा। इसके अंदर देखिए ऊपर आपको बोला गया कि डिमांड फंक्शन जो है वो ये है x1 इज इक्वल टू माइनस का p1। तो मुझे बताना है क्या इन्वर्स वाला ये है या नहीं है, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो बेटा इन्वर्स के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है। पहले हम डिमांड फंक्शन लिख लेते हैं, ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। अगर हमें इसे इन्वर्स लिखना है मतलब p को इधर लेके आना है, p को, तो जब मैं p देखो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा भी ये मैं p को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का साइन इधर ले आइए बस, और कुछ नहीं करना। p को अलग रखिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके पास। तो p1 इज इक्वल टू माइनस का x1 हो जाएगा। बस ये साइन इधर आ जाएगा। अगर मुझे p1 के उसमें लिखना है तो कोई अलग चीज़ थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर माइनस का x1 इज इक्वल टू p1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ या बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक ही तो बात है, कोई अलग बात थोड़ी है। एक ही तो बात है, ये मैं इसको ऐसे लिखूँ, p को इस तरफ लिखूँ या इस तरफ लिखूँ, एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि इन्वर्स वाला निकालना है तो मैं बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकता। इन्वर्स के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा। पी इधर ही होना चाहिए, इन्वर्स के लिए पी लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपका P1 इज इक्वल टू माइनस का x1, ठीक है। क्योंकि इन्वर्स वाले में P जो है बेटा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा उल्टा करके ये फंक्शन आ रहा है, मेरा उल्टा करके ये फंक्शन आ रहा है, जबकि उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसने तो ये दे रखा है क्वेश्चन। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये तो अपॉन में लिखा हुआ है और ये बेटा ऐसे लिखा हुआ है। तो मतलब इससे हलवा क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। बस लिख दो कि भाई क्वेश्चन में ये दे रखा है, मुझे ये मिला है, तो ये कथन जो है गलत है। बस उसने रीज़न पूछा था वो भी हमने बता दिया क्यों गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मेरा कुछ और आ रहा है और उसका कुछ और आ रहा है। बस ये लिखना है कि आपने जो दिया है वो अलग है और हमारा जो है वो अलग है, उल्टा है, इसलिए ये कथन असत्य है, गलत है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन में ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे, डिमांड फंक्शन में Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P होता है और इनवर्स डिमांड फंक्शन में P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q होता है। बस अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डिमांड फंक्शन या इनवर्स डिमांड फंक्शन के इसके अलावा भी अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, डिमांड फंक्शन को इधर रखिए और इनवर्स निकालने के लिए P को लेफ्ट साइड रख दीजिए, P को लेफ्ट साइड रख दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड ले आइए। कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो माइनस का साइन हो, अपॉन में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, पावर, कहीं पे भी कुछ भी हो, सारी चीज़ों को राइट साइड ले आइए और P को लेफ्ट कर दीजिए। बस आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन निकल के आ जाता है। ये हो गया आपका सीधा सीधा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, थोड़ा लेवल हाई होगा, ठीक है। प्लीज़ अब ज़रा थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे। अभी तक बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है। अब ज़रा थोड़े टफ क्वेश्चनों की बात करते हैं। थोड़ा ज़रा बेटा दिमाग की बत्ती ज़रा थोड़ा जला के सुनेंगे। अब ये कहता है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है, आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल टू x1 x2। ये दो गुड्स दे रखे हैं, एक x1 गुड्स है, एक x2 है। आपका यूटिलिटी फंक्शन जो है ना दो गुड्स का वो ये है x1 प्लस x2 और उसकी पावर जो है वो 1/2 दे रखी है, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है ये एक उपयोगिता फलन है, ठीक है। ये उपयोगिता फलन जो है किस प्रकार की
विर्यताओं को दर्शाता है। ये किस प्रकार की विर्यता दर्शा रहा है ये बता दीजिए हमें। जहाँ पे वस्तु 1 जो है, वस्तु 1 की मात्रा के लिए x1 यूज हो रहा है और वस्तु 2 की मात्रा के लिए x2 यूज हो रहा है। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। फिर कह रहा है उपयोगिता फलन, इसके बारे में क्या ख्याल है? दो उपयोगिता फलन दे रखे हैं आपको, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। दो उपयोगिता फलन दे रखे हैं। उपयोगिता फलन का मतलब होता है बेटा कि जो हम दो वस्तुएं जो हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, जो दो वस्तुएं हम उपभोग कर रहे हैं तो उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना, ये कह सकते हो, उसको उपयोगिता फलन कहते हैं। तो दो दे रखे, इसको चेक करना है और हमें बताना है क्या विर्यता दर्शा रहे। विर्यता का क्या मतलब होता है, इसको वो तो आपको सॉल्व करके पता चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ बेटा अटेंटिव होकर इसको आपको सुनना है। थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है बस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि यूटिलिटी जो है ना केवल x1 और x2 के योग पे निर्भर करती है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट लिया गया है क्योंकि हमारे को फंक्शन दे रखा था x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और यहाँ 1/2 लिखा था। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिख लीजिए या 1/2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका ये यहाँ पे जब भी बेटा x1 प्लस x2 जब लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिट x की और एक यूनिट दूसरी, पहली वस्तु की एक मात्रा और दूसरी वस्तु की एक मात्रा, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना तो मेरे को जो है दोनों वस्तु, तो मुझे जो है मेरी टोटल यूटिलिटी जो है, मेरी टोटल यूटिलिटी निकल के आएगी। इसका मतलब है दोनों वस्तुओं का योगदान बराबर है। जब भी ऐसा लिखा होगा x1 प्लस x2, इसका क्या मतलब होता है उसको आप गोली मार दीजिए। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो टोटल यूटिलिटी है ना, ये बेटा लेफ्ट वाली टोटल यूटिलिटी है, मेरी टोटल यूटिलिटी डिपेंड करती है दोनों वस्तुओं की कंजम्पशन पे, क्योंकि प्लस में लिखी हुई है बेटा, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, जब मैं दोनों वस्तुओं को कंज्यूम करूंगा तब जाके मेरी टोटल यूटिलिटी निकल कर आएगी, ठीक है, तब जाके मेरी टोटल यूटिलिटी निकल के आएगी। मतलब मेरी टोटल यूटिलिटी में दोनों वस्तुओं का योगदान है, किसी एक वस्तु का योगदान नहीं है। मेरे को टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए दोनों वस्तुओं को कंज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे जो है ना इसकी विर्यता निकालनी है। विर्यता का मतलब होता है मुझे ना MRS निकालना है, MRS, ठीक है। MRS का मतलब क्या होता है, MRS का फॉर्मूला क्या होता है, MRS इज इक्वल टू, ये 1 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 2 का मतलब होता है दोनों वस्तु, वस्तु पहली वस्तु दूसरी, ठीक है। इसको XY भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया पहली वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे ना ये निकालना है, ये कैसे भी करके इसको निकालने के लिए MRS निकालना है मुझे। ये निकलते ही इसका आंसर जो है, इसका आंसर निकलते ही, ठीक है, सारी की सारी चीजें जो हैं आ जाएंगी। कैसे निकलेगा ये आपको समझना है बस। आपको जो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है ना, वहां पे लिखा हुआ है x1 प्लस x2 और यहाँ पे लिखा हुआ था 1/2, ठीक है, ये लिखा हुआ था। हमें क्या करना है बेटा, हमें जो है ना पहले ये निकालने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, ये निकालने के लिए MU1 निकालना है बेटा मेरे को। तो ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन था, ठीक है। प्लीज अटेंटिव होकर सुनेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। मुझे ना इसका MU1 निकालना है। MU1 निकालने के लिए बेटा मुझे इसका ना डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्योंकि ये पावर है, तो पावर क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आएगी 1/2, ठीक है, पावर आगे आएगी 1/2 और क्या होता है x1 प्लस x2 एक ऊपर से कम हो जाती है, तो ऊपर कितनी पावर है 1/2। तो अगर बेटा 1/2 में से एक मुझे कम करना है, तो आधे में से एक कम करना है तो माइनस का आधा बचेगा ना, आधे में से एक कम करना है तो माइनस का आधा बचेगा। तो अब पावर कितनी हो गई, अब पावर हो गई माइनस का 1/2। ये मैंने अभी पहली वस्तु के लिए निकाला है, ठीक है, ये मैंने अभी क्या करा है, ये हो गई बेटा, पहले पावर आ गई, डेरिवेटिव बता रहा हूँ डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये पावर आगे आ गई, ठीक है, फिर प्लस क्या कर रहे हैं, जब बेटा मैं पहली वस्तु के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, जब मैं पहली वस्तु के लिए निकाल रहा हूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा
यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे आप इससे बढ़िया मल्टीप्लाई लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले पावर आगे आ गई और उसके बाद मल्टीप्लाई। जब मैं पहली वस्तु का निकालूंगा तो पहली वस्तु कहाँ है बेटा, पहली वस्तु है x1, इसका डेरिवेटिव जो है बेटा 1 होता है, ठीक है। और x2 का क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 0, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या निकल के आएगा, 1/2 x1 प्लस x2 माइनस का 1/2 और ये मल्टीप्लाई बेटा 1 प्लस 0 1 और 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये तो 1/2 ही रह जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। सिमिलरली जब बेटा मैं दूसरी वस्तु का निकालूंगा, दूसरी वस्तु में भी मेरे को बेटा सेम ऐसे ही करना है। मेरे को यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है x1 प्लस x2 1/2। अब मुझे दूसरी वस्तु का निकालना है, तो दूसरी वस्तु का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पावर आगे आ जाएगी। सबसे पहली बात तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। जो भी पावर होती है, पावर थी 1/2 और एक पावर कम हो जाती है तो इसलिए माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई। अब मैं दूसरी का निकाल रहा हूँ तो इसका 0 हो जाएगा और इसका बेटा 1 हो जाएगा। जिसके लिए निकालते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये ध्यान रखिए बस आप। तो 0 प्लस 1 1, तो बेटा ये भी सिमिलर यही आ जाएगा, 1/2 x1 प्लस x2 माइनस की पावर 1/2 और 0 प्लस 1 1 ही होता है और 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो यही आ जाएगा बेटा। पहले बेटा मैंने दोनों के डेरिवेटिव निकाल लिए। दोनों के डेरिवेटिव निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैसे आया है वो मैंने आपको सिखाया है। अब क्या करना है, अब इसे बटे में लिखेंगे क्योंकि मुझे MRS निकालना है। MRS का फॉर्मूला होता है MU1 MU2, तो दोनों को जब बटे में लिखूंगा सेम ही चीज़ लिखी हुई है तो दोनों चीज़ें कट जाएगी बेटा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर MRS की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, एक का मतलब है उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर 1 यूनिट x2 के बदले 1 यूनिट x1 देने के लिए तैयार है। एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक के बदले एक देने के लिए तैयार है, ये इसका मतलब होता है। एक के बदले अगर एक देने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि आपकी हमेशा एक वस्तु एक्स्ट्रा के लिए दूसरी वस्तु की हमेशा एक ही क्वांटिटी त्यागेगा, हमेशा बार बार एक ही, ना घटती हुई ना बढ़ती हुई MRS हमेशा एक। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास एक एप्पल है, एक बनाना है, आपने एक एप्पल लिया, एक बनाना आप त्यागोगे, अगले एप्पल के लिए फिर से एक बनाना त्यागोगे, अगले के लिए फिर एक त्यागोगे, अगले के लिए फिर एक त्यागोगे। आपकी जो त्यागने की दर है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक ही रहेगी, एक से ज्यादा नहीं त्यागोगे। तो जब आपकी MRS कांस्टेंट रहती है 1 रहती है तो ऐसे गुड्स को जो है ना बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जहां पे आप सेम अनुपात में क्या करते हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में MRS जो है ना वो कितनी होती है, MRS जो है वो 1 होती है, ठीक है। ये बात आपको जो है ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो वो वीर्यता जो पूछ रहा था, जो वीर्यता पूछ रहा था वो यही इसका जो है मतलब होता है। और अगर बेटा ये 0 आ जाता ना, अगर ये 0 आ जाता तो इसका मतलब है कि अगर MRS 0 है, बस दो चीज़ें ध्यान रखिए, अगर MRS 0 है इट मीन्स वो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर MRS 1 है तो इसका मतलब है गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये आपको जो है मेरे भाई, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वीर्यता का मतलब होता है, मैं ये बताना है कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है जी। फिर उसने बोला था कि एक और दे रखा था कि जी इसके बारे में क्या ख्याल है, तो इसमें भी देखो कैसा दे रखा है, 13x + 1 ऐसा दे रखा है। तो अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो x1 + x2 इसमें भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब फिर सिमिलर इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं u1 निकालने के लिए कांस्टेंट को ऐसे ही रख देंगे बेटा, कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, ठीक है। पहले जब u1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 0, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। एंड सिमिलरली जब u2 निकालूंगा, कांस्टेंट को कुछ नहीं छेड़ते, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 1, तो ये भी हो जाएगा बेटा 13 13 आ जाएगा, तो 13/13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों सिनेरियो में मेरा क्या आ रहा है, दोनों सिनेरियो में मेरा MRS का आंसर 1 आ रहा है। तो दोनों क्या है, इसकी वीर्यता क्या दर्शा रही है कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। बस ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, डेरिवेटिव वगैरह निकालना, हो सकता है बेटा यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं।
समझ में आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी ये x1 प्लस x2 होता है ना मेनली, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होता है, मेनली ऐसा ही होता है। अब आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कहता है कि यदि किसी उपभोक्ता का उपयोगिता फलन, फिर से आपको एक उपयोगिता फलन दे रखा है, u x1 x2 इज इक्वल टू x1 x2 की पावर 4, ये है जहाँ x1 वस्तु 1 की मात्रा है और x2 वस्तु 2 की मात्रा है। तो वो अपनी आय का कितना हिस्सा y वस्तु 2 पर कितना हिस्सा जो है वो खर्च करेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। प्लीज जरा अब जरा थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे। अब थोड़ा मामला जो है ना टफ होता जाएगा, लेवल हाई होते जा रहे हैं क्वेश्चनों के, ठीक है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको समझनी है, सुननी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा दे रखा होता है ना आपको फंक्शन, यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी दे रखा है, हमें बताना है कि उपभोक्ता वस्तु 2 पे कितनी मात्रा खर्च करेगा, ठीक है। जब भी आपको कोई उपयोगिता फलन ऐसा दे रखा हो x1 x2 और उसकी पावर दे रखी है लाइक 2 4, यहाँ पे ऐसे पावर हो, तो उसको जो है ना कॉब डगलस का उपयोगिता फलन कहते हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये पावर जो होती है इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई यूटिलिटी फंक्शन ऐसे दे रखा होता है तो इसका मतलब है ये कॉब डगलस का यूटिलिटी फंक्शन है और इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ हमें ये बताना है कि वो दूसरी वस्तु पे कितने पैसे खर्च करेगा। तो ये इसकी पावर कुछ नहीं बेटा 1 है और इसकी पावर कितनी है 4, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कॉब डगलस के अंदर, कॉब डगलस का आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉब डगलस का मेन नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म होती है, यूटिलिटी इज इक्वल टू x1 अल्फा और x2 बीटा, ठीक है। ये कॉब डगलस का नॉर्मल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। वस्तु 1 पे आप कितना खर्च करोगे, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। वस्तु 2 पे आप कितना खर्च करोगे, उसका फॉर्मूला होता है बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब उसने बोला ये चीज़ पता होनी चाहिए बस आपको ये। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी, ए और बी क्या है, अल्फा बीटा क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं। तो आपको बेटा मेरे को ये वैल्यू चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा, ये वस्तु 1 के लिए होती है, ये पहले वाले गुड्स के लिए होती है, ये दूसरे वाले गुड्स के लिए होती है, ठीक है। तो ए की अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो उसने बोला दूसरी वस्तु के लिए आप कितना पैसा खर्च करोगे, तो दूसरी वस्तु को रख दीजिए 4/5, ये हो गया सॉल्व। 4/5, 4/5 कितना होता है 80%। तो दूसरी वस्तु पे मैं 80% खर्च करूंगा। पहली के लिए पूछ लेता अगर वो, तो पहली के लिए क्या करता, 1/5, इसको सॉल्व कर दो, इसकी परसेंटेज 20% इस पे खर्च करूंगा। 1/5 कितना होता है 20%। परसेंट कैसे निकालते हैं अगर वो भी नहीं आता तो वो भी समझ लीजिए। 4/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 और 20 चौक 80 होता है, तो ये 80% ऐसे आया था, ठीक है। पहली वस्तु का पूछ लेता तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5, इंटू में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 20% हो गया। ये कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ये जो है ना ये मेन आपको पता होना चाहिए कॉब डगलस में। अगर आपको ये पता है तो आपका कल्याण जो है हो जाएगा कि पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। वस्तु 1 पे कितना खर्च हो रहा है उसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वस्तु 2 पे कितना खर्च हो रहा है उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। पावर कुछ भी हो सकती है, दो बस वो और कोई सी भी वस्तु का खर्चा पूछ सकता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको कब है, अगर ये फॉर्मूला पता हो, इसको बेटा प्लीज अच्छे से करिएगा, ठीक है, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बेटा फिक्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन जो है कॉब डगलस का है और ये क्वेश्चन जो है 2-3 बारी से एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रिपीट हो रहा है 2-3 बारी से और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए। ये कहता है कि उत्पादन फलन जो है ना, आपको एक उत्पादन फलन दे रखा है ये,
ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है x1 x2 जो है x1 की पावर अल्फा और x2 की पावर बीटा, ये दे रखा है। कहता है इस पर जो है ना विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कहता है जहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ना वो सकारात्मक स्थिरांक है, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इनपुट का जो मूल्य है, इनपुट का मूल्य मतलब आप जो इनपुट लगा रहे हो उनकी जो वैल्यू है वो W1 और W2 है। x1 इनपुट जो है 1 है और x2 इनपुट जो है वो 2 है। मतलब ये क्या है, ये क्या है, x1 x2 जो है इनपुट 1 और इनपुट 2 हैं, दो तरीके के इनपुट, मतलब लाइक लेबर और कैपिटल की वैल्यू, लेबर और कैपिटल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर लेबर की वैल्यू W है और कैपिटल की वैल्यू W2 है, तो कहता है इसको बताइए कि इस उत्पादन फलन को कॉब डगलस उत्पादन फलन हम कहेंगे अगर इसमें ना 3 सिचुएशन दे रखी होती है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। इसमें क्या होता है बेटा, इसको समझने के लिए आपको पहले तो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है ना रिटर्न टू स्केल एक ये टॉपिक पढ़ाया था लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। दूसरा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और तीसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि कम इनपुट से आउटपुट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो गया। कम इनपुट से आउटपुट में, जितना आपने इनपुट चेंज करा आउटपुट में उससे ज़्यादा चेंज आया, इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आपने जितना इनपुट में चेंज करा था ना, इनपुट में आपने ज़्यादा चेंज कर दिया, आउटपुट में जो है कम चेंज आया है। और कांस्टेंट में जितना इनपुट में चेंज करा था उतना ही आउटपुट में चेंज आया है। अगर दोनों का चेंज बराबर है तो वो कांस्टेंट है। डिक्रीजिंग का मतलब है इनपुट में तो आपने ज़्यादा चेंज कर दिया, आउटपुट में उतना चेंज नहीं हुआ। इनपुट आपने बना दिया 2 गुना, आउटपुट बढ़ा ही नहीं 2 गुना, 2 से कम रह गया, 1.5 रह गया, 1.7 रह गया। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है इनपुट आपने बनाया 2 गुना, आउटपुट बढ़ गया 4 गुना, इस तरीके से। तो रिटर्न टू स्केल में 3 तरीके की सिचुएशन होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इन्हीं तीनों को मुझे कॉब डगलस के अंदर जो है उस क्वेश्चन के अंदर जो है प्रूफ करके बताना है कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है। इसको बेटा प्लीज़ थोड़ा आसान ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, थोड़ा सा भेजा लगेगा तो भेजा लगाइएगा। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है जहाँ पे बताया गया है अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और इनपुट जो है वो x1 और x2 इनपुट है, मतलब लेबर और कैपिटल है, ठीक है। 2 इनपुट की वैल्यू दे रखी है x1 और x2। हमें क्या दिखाना है, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, ये कॉब डगलस का वो है। तो हमने मान लिया कि हमें ये दिखाना है कि इनपुट दोनों को एक ही गुणांक t जो है इससे बढ़ाने पे उत्पादन कैसे बढ़ता है, इससे रिटर्न टू स्केल कैसे निर्धारण होता है। मतलब कि अगर मैं t टाइम इनपुट के अंदर चेंज करता हूँ, मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने ये मान लिया कि मैं अपना जो इनपुट है ना वो t टाइम्स जो है वो क्या कर रहा हूँ, t टाइम्स जो है मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं अपना इनपुट t टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो मेरे आउटपुट में क्या t टाइम्स चेंज आएगा, t टाइम्स से ज़्यादा आएगा या t टाइम्स से कम आएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो इंक्रीजिंग है, कम आएगा तो डिक्रीजिंग है, और सेम आ गया तो कांस्टेंट है। ये चीज़ मेरे को इसको प्रूफ करके दिखानी है। तो मैंने क्या करा, मेरे इनिशियल लेवल पर प्लीज़ बेटा इसको ध्यान से समझेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 18 नंबर का। इनिशियल मेरा जो फंक्शन था कॉब डगलस का वो ये था। मैंने क्या करा, मैंने ये मान लिया कि मैं अपना इनपुट जो है ना, मैं अपना इनपुट टी टाइम बढ़ा रहा हूँ। पहले जितना था अब उससे टी टाइम, मतलब पहले x1 था अब बेटा टी x1 हो गया, पहले x2 था अब टी x2 हो गया। मैंने टी गुना बढ़ा दिया, टी एक कोई भी नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, वो एक टाइम्स है कि कितना टाइम्स है, इतने गुना बढ़ा दिया। अब इन वैल्यू को मैं इस फंक्शन में पुट कर देता हूँ, तो मेरे को नया फंक्शन क्या मिलेगा, नया फंक्शन मिलेगा मेरे को टी x1 टी x2, बस x1 और x2 की जगह टी लगा देना,
Tx1 और Tx2 और कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x1 लिखा हुआ था और x2 लिखा हुआ था वहाँ पे Tt लिख देना है। तो Tx1 अल्फा Tx2 बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा इसकी शक्ल को सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे ध्यान से देखेंगे। इसको सही करने के लिए बेटा या इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है अल्फा जो है वो दोनों के ऊपर है, अल्फा जो है वो दोनों के ऊपर है। अल्फा टी के ऊपर भी है और अल्फा जो है वो x1 के ऊपर भी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है बीटा दोनों के ऊपर है। तो टी के ऊपर भी बीटा है एंड x2 के ऊपर भी बीटा है। तो मैंने क्या करा, बस दोनों को अलग अलग लिख दिया। मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अल्फा के साथ इसको भी अलग कर दिया, इसका भी ब्रेकअप करा दिया और इसका भी ब्रेकअप करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या करना है, अब आपको बिरादरी वाले सेम कर दीजिए। बिरादरी वाले मतलब टी वाले सेम कर दीजिए। तो बेटा टी वाले जब मैं सेम करूंगा तो टी अल्फा और टी बीटा इसको एक साथ लिख लीजिए। और सिमिलरली x1 अल्फा और x2 बीटा इसको एक साथ लिख दीजिए। टी वाले एक तरफ कर दिए और x1 वाले एक तरफ कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है मेरे भाई, अब जो है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो गई। तो बेस सेम होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर अल्फा प्लस बीटा, टी की पावर अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x1 अल्फा x2 बीटा। तो ये मेरे पास ये फंक्शन आया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया बेटा ये वाला। देखिए ध्यान से देख लीजिए ये फंक्शन को। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया है ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और ये f तो फंक्शन लिखा हुआ है, ये बस आपको समझना है। t इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और ये x1 की वैल्यू अल्फा, x1 की वैल्यू बीटा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ही आगे आपका काम हो पाएगा। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसे आया है ये स्टेप, पहले पावर मैंने अलग अलग करी है, टी वाले एक तरफ करे हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तब जाके मेरे पास ये फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन गई। अब बस आपको इस तरफ ध्यान देना है बेटा, इस तरफ, इसको एक तरफ लिख लीजिए, इस तरफ। ये तो फंक्शन है, फंक्शन t1 एक पहला इनपुट, दूसरा इनपुट जो मैंने टी टाइम बढ़ाया था उसका मैंने एक सिंपल फॉर्म ये बन गई कि t की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस वन इज x1 x2 इज टू इनपुट्स, ठीक है। ये 2 इनपुट्स थे हमारे। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, अब इसने मतलब कि यानी उत्पादन जो है ना, अगर मैं टी टाइम अगर मैं इनपुट बढ़ाऊंगा ना, टी टाइम अगर मैं इनपुट बढ़ाऊंगा तो ये फैक्टर क्या दिखा रहा है, मेरा आउटपुट जो है, मतलब ये तो मेरा पुराने वाला फंक्शन हो गया बेटा, ये मेरा पुराने वाला फंक्शन है जो मेरे को ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था। अगर मैं टी टाइम इनपुट बढ़ाऊंगा तो मेरा आउटपुट जो है ना वो टी अल्फा प्लस बीटा इतने टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं 2 टाइम बढ़ा रहा हूँ इनपुट तो मेरा ये जो फिगर है ये समझ लीजिए कुछ भी है, मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर इसकी वैल्यू 2 ही हुई तो कांस्टेंट होगा, अगर इसकी वैल्यू 4 हुई तो ये इंक्रीजिंग होगा और अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये डिक्रीजिंग होगा। यही हमें यहाँ पे जो है प्रूफ करके दिखाना है। अब देख लीजिए, अब पहली सिचुएशन में क्या है, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो अगर बेटा मैंने बढ़ाया टी टाइम मैंने इनपुट बढ़ाया लेकिन मेरा आउटपुट 1 से कम बढ़ा, अगर मेरा आउटपुट 1 से कम बढ़ा मतलब कि अगर मैंने इनपुट टी गुना बढ़ाया आउटपुट टी गुना से कम बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, तो बस उत्पादन की वृद्धि दर जब इनपुट की वृद्धि दर से कम होती है इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऐसे एग्जाम्पल से भी आप बता सकते हो कि मान लो अल्फा और बीटा की वैल्यू, टी की वैल्यू 2 थी तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लो 0.8 है, 2 से कम रह गई, 2 नहीं हुई। अगर मान लो अल्फा और बीटा की वैल्यू 0.8 है तो बेटा 2 की पावर 0.8 यही बनेगा। ये इसमें अगर मैं रखूंगा तो 2 की पावर 0.8 कितना होता है 1.74, मतलब 2 नहीं बना, 2 की जगह कितना रह गया, 2 से कम रह गया आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम बढ़ा। तो अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू, पहला सिचुएशन क्या थी, अल्फा और बीटा की वैल्यू लेस देन 1 लेके चलो,
तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैंने लेस देन 1 लेके चली, तो मैंने क्या करा, मैंने इस पे इसके अंदर 0.8 प्लॉट कर दिया, 0.8, ठीक है। अल्फा और बीटा 0.8 ले लिया, 1 से कम ले लिया मैंने कुछ भी। तो उत्पादन मैंने बढ़ाया मान लो 2, तो 2 की पावर 0.8, 2 की पावर 0.8 कितना होता है 1.74। तो 2 गुना जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट केवल 1.7 बढ़ रहा है। तो ये हो गया बेटा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरे में कहता है अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 लेके चलो, मतलब कि टी टी अल्फा प्लस बीटा ये था बेटा। तो अगर ये 2 है तो 2 अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 1 तो 2 होता है ना। तो जितना मैंने इनपुट बढ़ाया उतना ही मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। तो जब अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया तो ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना मैंने इनपुट बढ़ाया उतना ही मेरा आउटपुट बढ़ गया। और तीसरा कह रहा है ग्रेटर देन 1 लेके चलो, मतलब कि अगर t की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है तो अगर मैंने t 2 टाइम बढ़ाया था, अब 2 से ज़्यादा लेके चलना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेके चलनी है, 1 से ज़्यादा मान लो मैंने 1.2 ले लिया, तो 2 की पावर 1.2 कितना होता है, 2 की पावर 1.2 होता है 2.3। इनपुट मैंने बढ़ाया 2 गुना और आउटपुट बढ़ रहा है 2.3 टाइम्स, इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है, तो इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तीनों सिचुएशन में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और आपको दिखाना है कि कैसे जब अल्फा और बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो घटती हुई डिक्रीजिंग जो है रिटर्न टू स्केल है, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो वो कांस्टेंट है, और जब 1 से ज़्यादा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करके दिखाना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है 2-3 बार से एग्जाम के अंदर, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उनके लिए खासकर जिसका तो प्रैक्टिकल वीक है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बेजा लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है वो आपको पहले तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप जो है ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको जरा हम बाद में करेंगे, उससे पहले 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आपका भेजा हो जाएगा खराब। आपसे वो बोलेगा दृष्टि बिंदु या प्रमाण बिंदु क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, ठीक है। इसको जो है बिलस पॉइंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये बिलस पॉइंट जो है ये क्या होता है, या ये दो इन दोनों के एक ही नाम है। ये पूछ रहा है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं होता ये पॉइंट, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन अगर आप कहीं छोड़ के आ जाओ ये एग्जाम में आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो अगर आपके शॉर्ट नोट में बिलस पॉइंट या ये पॉइंट पूछ ले आपसे क्या होता है ये, ठीक है, बिलस पॉइंट अगर पूछ ले तो ये है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का पॉइंट, मतलब कि कंज्यूमर अलग अलग वस्तुओं की मात्रा का चुनाव करके उसको क्या करता है मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके, ठीक है। तो कहते हैं लेकिन उपभोक्ता की एक सीमा होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उपभोक्ता किसी वस्तु की ना तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता ना कम क्वांटिटी खरीदना चाहता, उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। उससे ज़्यादा ले लिया तो भी सेटिस्फेक्शन घटेगी, उससे कम ले लिया तो भी सेटिस्फेक्शन घटेगी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, इट्स कॉल्ड बिलस पॉइंट, ठीक है। तो ये वही है मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल भी आप किसको कह सकते हो, ठीक है जी। उपभोक्ता को वस्तुओं का अधिकतम संतोष मिलता है, उस मात्रा से अधिक वस्तु प्राप्त होने पे उसकी संतुष्टि बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, और कम अगर कंज्यूम करेगा तो कम ही रहेगी। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही बिलस पॉइंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ ले एक ऐसा बिंदु जहाँ उपभोक्ता को सबसे अधिक खुशी मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त होती है, उससे आगे की वस्तुओं की मात्रा अनावश्यक या हानिकारक हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं बिलस पॉइंट कहते हैं। ये 7 नंबर की थ्योरी का पॉइंट है, मैंने उस हिसाब से लिख रखा है, ठीक है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, इससे कम वस्तु लेने से उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, ज़्यादा लेने पे असंतोष बढ़ जाता है, इसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन माना जा सकता है, ठीक है। इस बिंदु पर उपभोक्ता पूरी तरीके से संतुष्ट होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहता। तो मैंने पूरा आपके लिए क्या कहते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इतना खा के मैं मैक्सिमम पे हूँ, 2 प्लेट चावल 2 रोटी और 1 कटोरी दाल, इससे अगर कुछ भी कम हुआ
तो भाई मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो ये मेरा बिलेस पॉइंट है, ये ऑप्टिमम लेवल है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी दे रहा है मेरे को ये कॉम्बिनेशन। इससे कुछ भी कम हुआ, दाल चावल रोटी, तो मेरी संतुष्टि कम हो जाएगी, मेरी संतुष्टि घट जाएगी, वो मेरा बिलेस पॉइंट से हट जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संख्यात्मक वस्तुओं की परिभाषा क्या होती है। संख्यात्मक वस्तु की परिभाषा क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिक गुड्स, तो आपको लिखना है न्यूमेरिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी उपयोगिता या संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता उसे किस मात्रा में प्राप्त करता है। यानी जितनी अधिक मात्रा में वह वस्तु मिलती है उतना ही अधिक संतुष्टि उसको मिलती है। ऐसी सभी वस्तुएं जिसको मैं जितनी मात्रा में, जितनी ज़्यादा मात्रा मुझे मिलेगी उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा न्यूमेरिक गुड्स कौन से होते हैं, जिसकी जितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा ना उससे मुझे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मेरी सेटिस्फेक्शन घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ेगी, ये समझ लीजिए। न्यूमेरिक गुड्स में जितना ज़्यादा, वैसे क्या होता है, जितनी किसी वस्तु की अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी जो है कंज्यूम करता रहूँ तो उसकी यूटिलिटी घटती है। न्यूमेरिक गुड्स में क्या होगा, यूटिलिटी उल्टा और बढ़ेगी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। सरल शब्दों में ऐसी वस्तुएं जिसका ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है और उपभोक्ता हमेशा उसकी अधिक मात्रा चाहता है, उसको न्यूमेरिक गुड्स कहते हैं। मतलब कि इन वस्तुओं का अधिक उपयोग से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, उल्टा चलता है, यूटिलिटी का उल्टा। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं ऐसी, जैसे पैसा सबसे न्यूमेरिक गुड्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। खाना भी हो सकता है, कपड़े, मोबाइल, डेटा, कई सारे एग्जांपल है, लेकिन पैसा सबसे बढ़िया एग्जांपल है न्यूमेरिक गुड्स का, जहाँ पे अगर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, इट्स कॉल्ड न्यूमेरिक गुड्स। जहाँ पे यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी और ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसको न्यूमेरिक गुड्स कहते हैं। तो ये पूरा मैंने लिख रखा है आपके लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। दो ये थ्योरेटिकल थे। अब आ जाते हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट फंक्शन पे आपसे जो है, कॉस्ट फंक्शन पे आपसे जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। अब जरा जो है ध्यान से समझेंगे। आपको एक कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी थोड़ा सा भेजा लगेगा। आपको दे रखा है दो वस्तुएं x1 x2, जिसमें x1 की पावर 1/2, x2 की भी पावर 1/2 दे रखी है। w1 1 है, w2 2 है, मतलब w1 w2 क्या है, इनपुट 1 का प्राइस, इनपुट 2 का प्राइस। x1 इनपुट 1 है, x2 इनपुट 2 है। और कह रहा है मान लीजिए शॉर्ट रन में जो इनपुट 2 है, शॉर्ट रन में इनपुट 2 जो है उसकी मात्रा निश्चित की गई है, फिक्स है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। x2 की पावर 0 = 9, ये एक फंक्शन दे रखा है। और आउटपुट का मूल्य भी दे रखा है। आउटपुट जो है, जो आउटपुट बनेगा उसका प्राइस जो है वो 2 है। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है, FC, VC, AC, ये सब चीज़ें हमें जो है, ये सब चीज़ें हमें जो है निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा, आपको दे रखा था क्वेश्चन में x1 की पावर 1/2 और x2 की पावर 1/2, ये दे रखा था। तो बेटा इसका मतलब भी 1/2 का मतलब होता है रूट है, तो ये हो गया x1 रूट और ये हो गया x2 रूट, दोनों ही रूट में। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 x2, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों रूट में थे, ठीक है। तो अगर ये दोनों रूट में थे, पहले तो ये आ गया मेरा y = अंडर रूट, y = अंडर रूट x1 x2, ये हो गया, ठीक है। अब जब रूट इधर आता है, बराबर के इधर आता है, तो ये हो जाता है y² = x1 x2। जब इधर आता है बराबर के इधर लाऊंगा तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है। ये कैसे आया है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। y², ठीक है, y² = x1 x2, ये। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ना x1 निकालना है कैसे भी करके, क्योंकि x2 फिक्स है। क्वेश्चन में बोला गया है x2 फिक्स है, तो मेरे को फंक्शन में x1 निकालना है। तो x जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे, तो जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा बेटा। तो x1 की वैल्यू आ गई है, जो x2 गुणा में था ये इसके भाग में आ जाएगा, y2 / x2, ठीक है। अब क्योंकि शॉर्ट रन में क्वेश्चन में दे रखा था इसकी वैल्यू फिक्स है 9, तो बस x2 की जगह रख देंगे 9। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 का एक फंक्शन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी दिए हुए आउटपुट y के लिए
वाई आउटपुट हमें करना है, तो x1 कितना लगेगा ये बता रहा है। ये इतना जो है हमारे को लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इतना आउटपुट जनरेट करना है तो जो पहला इनपुट है x1, इतने आउटपुट जनरेट के लिए ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, ये आउटपुट है। इतना आउटपुट जनरेट करने के लिए इतना जो है x1 कितना लगेगा, ये आपको बता रहा है इतना x1 लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको ये समझ, यही नहीं आया समझ तो कुछ नहीं आने का समझ में, तो पहले ये अच्छे से समझ लीजिए कैसे निकाला है ये मैंने। ये क्वेश्चन में दे रखा था x2 फिक्स है 9। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी थी। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या कह रहा है, फिक्स इनपुट केवल x2 है क्योंकि अल्पावधि में फिक्स है। तो क्योंकि बेटा फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो दो आउटपुट है, दो आपके पास इनपुट है, एक x1 और एक x2। x2 बोल रहा है वो फिक्स है, तो कॉस्ट निकालने के लिए जो इनपुट 2 की कॉस्ट कीमत क्या है, मल्टीप्लाई उसकी जो वैल्यू है x2 0, यही है बेटा। तो इनपुट 2 की वो दे रखी है आपको 2 और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो 2 9 जा 18, ये आ गया बेटा। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखेंगे, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा था। इनपुट वन की जो मूल्य है वो 1 रुपये था और इनपुट 2 का 2 रुपये था। और ये भी क्वेश्चन में दे रखा था कि अल्पावधि में इनपुट 2 जो है वो फिक्स है, ये फिक्स है बेटा। तो ये 9 भी दे रखा था। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो फिक्स है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना इनपुट लगेगा और उसकी क्या वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 2 × 9 18 आ जाएगा। 18 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन है, x1, क्योंकि दो इनपुट है मेरे पास, x1 और x2, ये तो फिक्स है। तो वेरिएबल कौन हुआ, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, x1 की कॉस्ट निकालनी है। तो x1 की कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, x1 का मूल्य है मल्टीप्लाई उसकी क्या मूल्य है, मल्टीप्लाई x1 इनपुट जितना भी लगेगा, ठीक है, x1 इनपुट जितना लगेगा इतना उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ऊपर, y²/9, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ y की। ऊपर देख लीजिएगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मैं y²/9 निकाल चुका हूँ। और W1 क्वेश्चन में दे रखा है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई y²/9, तो ये तो यही आ जाएगा y²/9। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, y²/9। तो ऊपर जो पहला स्टेप करा था वही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है VC/y। तो VC की वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू क्या है, ये मेरी y²/9/y। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये y²/9 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 1/y, y से y कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y/9। ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट y/9। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे ही शॉर्ट रन में मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आई थी 18, और वेरिएबल मैं निकाल ही चुका हूँ y²/9, ये आ गई बेटा मेरी टोटल कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए बेटा मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है। टीसी की वैल्यू जो है 18 प्लस y²/9 है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव करना है। तो अभी सी का पावर है, तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है, पावर आगे आ जाती है और ये ऐसे ही रहेगा, एक पावर कम हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव 2y9, इसका डेरिवेटिव जब हमने करा। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम टी सी इज इक्वल टू 2y9, ये है 2y9, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसने मार्जिन, एक आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक स्थिति होती है P इज इक्वल टू एम सी में प्राइस दे रखे थे, आउटपुट का मूल्य दे रखा था 2, ठीक है। तो 2 रख देंगे, 2 इज इक्वल टू 2y/9 ऊपर दे रखा था, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। आउटपुट का मूल्य दे रखा था 2, इसको सॉल्व करेंगे 18/2 इज इक्वल टू वाई, तो 9 इज इक्वल टू वाई।
y की वैल्यू क्या आ गई 9, मतलब कि 2 रुपये प्राइस, अगर फर्म का आउटपुट प्राइस 2 पे मिलता है तो उसकी आउटपुट जो है वो इतना उत्पादन होगा। सारी चीज़ें बेटा मैंने निकाल ली है जो भी उसने पूछा था, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप ही इसका ज़रूरी था, अगर आपको पहले ही नहीं आया आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।